भतीजा भतीजी। रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगती तो आपने देखी ही होगी। कोई किसी को लेने आया होता है तो कोई किसी को विदा करने। सब अपनी अपनी धुन में मगन होते हैं। ऐसे में तो कोई गिरना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे ही प्रफुल्ल और जयश्री भी अपना सामान लिए ट्रेन पर चढ़ने जा रहे थे, पर एक झुंड उन्हें घेर लेती है। अंदर काफी देर से बहसबाजी चल रही थी। क्या हो रहा था किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। अरे ये तो प्रफुल्ल है ना, ये क्या शहर छोड़कर जा रहा है क्या? अरे भाई, आजकल यही तो ज़माना है, बच्चों को बड़ा करो और जैसे ही बच्चों की शादी का वक्त आता है वो लड़की लाने के पहले माँ बाप को विदा कर देते हैं। वही तो हो रहा है। खैर, हमें क्या। प्रेम को तो मतलब नहीं है, पर हमें तो है। ये कहानी शुरू होती है कमला निवास से, जहाँ कमला अपने बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। यूँ तो जयश्री और निशा देवरानी जिठानियाँ थी, पर दोनों के बीच इतना लगाव था कि देखकर लगता नहीं था कि कोई ओहदे में बड़ा है तो कोई छोटा। सवेरे सवेरे सब्जी की थैली और पूजा की सामग्री लिए दोनों अपने घर लौट रही थी कि अपने घर के बाहर सर पर हाथ रखी बैठी सुषमा उन्हें टोकती है। अरे कैसे तुम दोनों आपस में इतनी तालमेल बना कर रखती हो बेटा, ज़रा मेरी बहुओं को भी समझाओ। दिन भर घर में कलेश मचा रहता है मेरे। आपने उसे ज़्यादा दे दिया मम्मी जी, मुझे कम दे दिया, मेरा बच्चा अच्छा है उसका बुरा, और इन सब में फंस जाती हूँ मैं। ओहो, मुझे तो समझ में ही नहीं आता आंटी जी कि लोग इतना भेदभाव कैसे कर लेते हैं। मरकर तो भगवान के पास ही जाना है ना, तब तो इतना कलेश है। अगर भगवान ने किसी को अमृत पिला दिया ना तो जाने क्या होगा। आप अंदर जाइए, वरना आपकी बहुओं को लगेगा कि आप हमसे उनकी चुगली लगा रही हैं। मैं खुद शाम को आकर आपकी बहुओं से बात करती हूँ। ये कहकर जयश्री आगे बढ़ जाती है। सच में भाभी कितनी सॉर्टेड है आप। इंसान को ना आपके जैसा ही होना चाहिए। पर भाभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। भाभी। और ये बोलते बोलते निशा अपनी जेठानी के सामने वहीं धड़ाम से गिर जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। प्रफुल्ल फौरन निशा को लेकर अस्पताल जाता है। मेरी बहू ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? टेंशन वाली बात तो है, क्योंकि आप लोगों को हमेशा के लिए टेंशन देने आ रहा है। अभी तो चांसेस ट्विंस होने के ज़्यादा है, आगे जाकर दोनों मिलकर एक हो जाए तो पता नहीं, पर फिलहाल के लिए मेरे तो हिसाब से ट्विंस है। डॉक्टर की बात सुनकर कमला खुश तो होती है, पर अपनी बड़ी बहू का चेहरा देखकर ज़रा टेंशन में भी आ जाती है। क्या निशा प्रेग्नेंट है? पर जयश्री बहू अभी तक तो आप मेरी फिक्र क्यों कर रही हैं मम्मी? भगवान को जब मुझे बच्चा देना होगा वो दे देंगे। अब ये ज़रूरी तो नहीं ना कि पहले माँ जिठानी ही बने। पर लोग तो सवाल उठा देंगे ना बेटा। उन्हें क्या पता कि तुम दोनों की शादी में सिर्फ 1 साल का अंतर है। मम्मी जी, लोगों को पता नहीं तो वो तो बोलेंगे, पर आपको तो पता है ना। आप क्यों टेंशन ले रही हो? घर में नन्हे मेहमान आने वाले हैं, वो भी 1 नहीं 2-2। आप तो इस बात की खुशी मनाइए। मैं तो आज पूरे दिन अपनी देवरानी के साथ रहने वाली हूँ, क्योंकि कल से मंडे है और वही स्कूल जाना, वही बच्चों को संभालना, फिर टाइम कहाँ मिलेगा मुझे। अगली सुबह 4 बजे उठकर ही जयश्री सभी के लिए नाश्ता बना देती है और अपना टिफ़िन भी पैक कर लेती है। ऐसे ही बज जाते हैं 6। फिर जाती है जयश्री तैयार होने। निशा की भी नींद खुल जाती है और वो रसोई में जाती है, पर रसोई में कुछ करने के लिए होता नहीं है। भाभी भी ना हद करती है, काम ख़त्म करने के लिए जल्दी उठ गई होंगी, ऐसे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बड़ी माँ बनने वाली हूँ मैं, तो तू मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। 2 नन्हे जान है तेरे अंदर, क्या ज़रूरत थी तुझे सुबह उठने की? तू आराम कर सके इसीलिए तो सारा काम निपटा दिया मैंने। तू चल रसोई से बाहर, सब कुछ कर दिया है मैंने। तुझे अगर कुछ करने का मन हो तो दोपहर में दाल चावल बना लेना। अब जा और नींद ले। 4 बजे तक स्कूल से लौट आऊँगी मैं, फिर बाकी सब भी देख लूँगी। अपनी जेठानी की बातें सुनकर निशा की आंखें भर आती है। वो अपनी जेठानी के गले लग जाती है। कल रात को ही मम्मी से बात हो रही थी मेरी। मम्मी कह रही थी बेटा तुम अपने मायके आ जाओ, ऐसी हालत में शरीर को आराम की बहुत ज़रूरत होती है। ससुराल में आराम कहाँ मिलेगा तुम्हें। अब कोई मेरी माँ को बताए कि मेरी जेठानी मेरी बहन जैसी है। अपना बच्चा तो मैं ससुराल में ही करूँगी। भाभी आपकी आंखों के सामने। सगी बहन की तरह जयश्री सुबह उठकर सभी का काम करती, फिर स्कूल जाती, स्कूल से आने के बाद घर का काम करती, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर रात का डिनर बनाती और तब जाकर कहीं सोती। इस तरह 9 महीने पूरे हो जाते हैं और निशा एक लड़का और एक लड़की को जन्म देती है। बच्चों की जन्म की खुशी में कमला निवास में पार्टी रखी जाती है। इतना भाग भाग कर काम कर रही है तू अपने देवरानी के बच्चों की होने की खुशी में। तुझे लगता है क्या कि तेरी प्रेगनेंसी में भी तेरी देवरानी तेरे लिए इतना ही करेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद तो हो जाएगा ना कि मम्मी जी मैं अपने बच्चों को संभालूं या भाभी की सेवा करूं, तो किसी के लिए ना इतना मत कर बेटा।
पर किसने कह दिया कि निशा के बच्चे मेरे नहीं है मौसी? उन दोनों का नामकरण भी मैंने ही किया है। और वैसे भी कौन सा निशा ने मुझे बच्चे करने से मना किया था? वो तो स्कूल का इतना काम रहता था कि कभी बच्चों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। और फिर सामने कंवारा देवर था, पहले मैं उसकी शादी की सोचती या अपना बच्चा प्लान कर लेती। फिर निशा आ गई तो उसे घर का काम समझाने में दिन निकल गए। फिर निशा प्रेग्नेंट हो गई। अब उसी वक्त मैं भी बेबी प्लान कर लेती तो कौन किसे संभालता? तू ज़्यादा जगत माता मत बना कर बेटा। निशा का बच्चा उसकी माँ करवाती और तेरा तेरी माँ करवा देती, मैं करवा देती, या तेरी सास भी कोई बूढ़ी नहीं है। सभी का सोचेगी ना तो कभी खुद का बच्चा नहीं कर पाएगी। खैर जो हुआ सो हुआ, अब तो अपना बच्चा प्लान कर ले। 3 दिन बाद रात को जब प्रफुल्ल कमरे में आता है तो जयश्री उससे कहती है, मैं क्या कह रही थी प्रफुल्ल कि आपको नहीं लगता अब हमें भी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए? तुम तैयार हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो हमेशा सिर्फ चाहता था कि हमारा बच्चा हो, परफेक्ट फैमिली हो। ये कहता हुआ प्रफुल्ल जयश्री को देखकर मुस्कुराता रहता है। तभी उसका छोटा भाई नितिन और निशा अपने हाथों में दोनों बच्चों को लेकर अंदर आ जाते हैं। देखिए ना भैया, इस गोलू को क्या हो गया, चुप ही नहीं हो रहा। अरे मेरा गोलू चुप क्यों नहीं हो रहा बेटा? किसने मारा बेबी को? लाओ ज़रा मेरे पास लाओ। प्रफुल्ल जैसे ही गोलू को अपनी बाहों में लेता है, गोलू चुप हो जाता है। अरे वाह भैया, ये तो बिल्कुल चुप हो गया। अब ज़रा इस सिमरन को भी चुप करवा दीजिए ना। अस्पताल से आने के बाद शरीर को ज़रा सी राहत नहीं मिली मुझे। इन दोनों के पीछे चुप ही नहीं होते। अरे तू कुछ भी मत बोला कर मेरी सिम्मी के बारे में। ये तो मेरी लाडो है, लाडो है। सिम्मी थोड़ी ना किसी को परेशान करती है। ला इसे मेरे पास दे। जयश्री जैसे ही सिमरन को गोद में लेती है वो हंसने लगती है। बड़े बदमाश है दोनों, अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी के पास आकर कितने खुश हैं, हमारे पास आते ही रोने लगते हैं। ठीक है ना नितिन, भाभी भैया भी तो इनके पेरेंट्स ही हैं। अब आप दोनों ही इन दोनों शैतानों को संभालिए, मैं तो जा रही हूँ सोने। मैं भी चलता हूँ, कल सुबह ऑफिस भी जाना है मुझे। और अपने बच्चों को अपनी जिठानी के पास छोड़कर निशा अपने कमरे में आ जाती है। अब प्रफुल्ल और जयश्री के बीच सो रहे थे गोलू और सिमरन। तो तुम क्या कर रही थी फैमिली प्लानिंग के बारे में? अब तो हो गई फैमिली प्लानिंग। निशा तो अपने बच्चों को संभाल नहीं पाती, ऐसे में मैं भी अगर प्रेग्नेंट हो गई तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? ये दोनों बच्चे 2-3 साल के हो जाए उसके बाद सोचते हैं। जयश्री ने ये बात बोल तो दी, पर 2-3 साल के बच्चे इतनी आसानी से संभलते कहाँ हैं? अरे निशा बहू, सिमरन को पकड़, देख कैसे घुटने के बल चलती हुई दरवाजे के बाहर जा रही है। निशा भागती हुई आती है और अपनी बेटी को गोद में उठाती है। हे भगवान, ये लड़की! भाभी कहाँ है आप? अरे बेटा वो मंदिर गई हुई है। वही तो, क्यों चली जाती है भाभी बाहर? अब इन दोनों शैतानों को एक साथ कैसे संभालूं मैं? जैसे ही जयश्री मंदिर से वापस आती है, निशा अपने दोनों बच्चों को उसकी गोद में दे देती है। रसोई का सारा काम मैं कर लूँगी भाभी, आप इन दोनों शैतानों को संभालिए। वो तो शुक्र है कि आप है, वरना मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कैसे पलते। आप तो अपना बच्चा मत ही कीजिएगा भाई, इन्हें ही पाल दीजिए। जयश्री अपने भतीजे और भतीजी को ही पालती रह जाती है और इसी तरह 10 साल निकल जाते हैं। एक शाम कमला की सहेलियां उसके घर किटी पार्टी पर आई हुई थी। एक बात बता जयश्री बेटा, क्या बच्चा नहीं ठहरता तेरे पेट में या कोई और बात है? ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? सच्ची तो कह रही हूँ बेटा, कम से कम नहीं तो भी 37-38 की तो हो गई होगी तू। इतने साल ऐसे बैठे बैठे निकाले तो नहीं होंगे तूने? बच्चे के लिए कोशिश तो की होगी ना, फिर हुआ क्यों नहीं? देख कितनी अच्छी तरह निशा और नितिन ने अपना परिवार बसा लिया। वही काम तू भी तो कर सकती थी, पर नहीं, तुम्हें तो नौकरी करनी थी। आजकल की लड़कियों का मुझे समझ में नहीं आता, इतना कम तो कमाता नहीं प्रफुल्ल, कोयले के बिजनेस में है भाई, फिर भी तुझे स्कूल जाना था। यही सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में रह गई और शरीर कमज़ोर हो गया। ये स्कूल वगैरह में कम टेंशन थोड़ी ना होते, टेंशन से भी ना बेटा फ़र्क पड़ता है। अपनी सास की सहेली की बात सुनकर जयश्री कुछ नहीं कहती और सर झुकाए रसोई में आ जाती है। अब दिल छोटा मत कीजिए भाभी, आंटी जी गलत नहीं कह रही, वो तो आपकी भलाई चाह रही थी, उनका भी कहना गलत नहीं है। आपने बच्चा क्यों नहीं किया? अब लोगों को तो यही लगेगा ना आप में कोई कमी है। हमारे घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, नौकर रख लेते हम, पर आप ना कुछ ज़्यादा ही काम में रह गई। आज आपका भी बच्चा होता तो गोलू और सिमरन के साथ मिलकर खेलता कि नहीं, कितना सही रहता। जयश्री का मन तो दुखी था ही, बाकी कसर निशा की बातें पूरी कर देती है। मैंने बच्चा नहीं किया, वाह भगवान, जिसके कारण इतना सब कुछ किया उसने भी मुझे ही सुना दिया। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये सब?
अब बहुत हुआ, मुझे भी चाहिए अपना बच्चा। जयश्री फूट फूट कर रोती हुई प्रफुल्ल को कॉल लगाती है। अरे तुम रो क्यों रही हो जयश्री? तुमने तो खुद अपने भतीजे भतीजी को अपने खुद के बच्चे की तरह पाला है। ऐसे ही थोड़ी ना वो तुम्हें मम्मी कहते हैं। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहेंगे। हाँ, निशा को तो दिमाग ही कितना है, कुछ भी बोलती है वो। आज तक अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना भी खिलाया है क्या उसने? गोलू सिमरन को स्कूल से ले जाने से लेकर वापस लाने तक सब कुछ तो तुम ही करती हो। और जहाँ तक रही बात अपने बच्चे की, तो हम बच्चा कर लेंगे। अब तो गोलू और सिमरन भी 10 साल के हो गए, तो अब तुम्हें उनकी फिक्र भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इस तरह सिर्फ सोच लेने से बच्चे हो जाते तो फिर बात ही क्या थी। जयश्री उम्र के जिस पड़ाव में थी, उस उम्र में उसके माँ बनने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और वो कंसीव नहीं कर पाती। अपनी बड़ी बहू की ऐसी हालत देखकर कमला उसके कमरे में जाती है। मुझे पता था एक दिन यही होगा, सब तेरे त्याग को भूल जाएंगे और बच्चा ना होने पर तुझे 10 बातें सुनाई जाएगी। मैंने तुझे कई बार कहा अपना बच्चा कर ले, अपना बच्चा कर ले, पर तूने कुछ सोचा ही नहीं और अपने भतीजे और भतीजी को अपने बच्चे मानकर उनकी परवरिश करती रही। तब आगे भी वही कर। बेकार में दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। अब तो तू चाह कर भी अपना बच्चा नहीं कर सकती। मान ले तूने किसी बच्चे को गोद लिया, तुझे उससे अटैचमेंट हो गई और फिर उसकी माँ उसे वापस लेने आ गई, तो ऐसा कई बार होता है। तो इतना दिमाग लगाने से अच्छा है तू अपना कर्म कर। इन दोनों को अच्छे संस्कार दे देगी तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। फ़र्ज़ निभाने वाले तो भतीजा भतीजी भी निभा देंगे और किस्मत में ना हो तो अपने बच्चे भी छोड़ कर चले जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी जी। पता नहीं लोगों की बात सुनकर मैं कैसे भटक गई थी। निशा ने बस बच्चों को जन्म दिया था, बाकी उसे कोई वास्ता नहीं था बच्चों से। कई दिन वो अपने बच्चों को अपनी जेठानी के ऊपर छोड़कर अपने मायके भी चली जाती थी। ऐसे ही दोनों बच्चे 10th भी क्लियर कर लेते हैं। एक चीज़ बोलूँगी दीदी, समय आ गया है लगाम कसने का। गोलू सिमरन अपनी नानी के घर आना ही नहीं चाहते, अपनी बड़ी माँ से दूर होना ही नहीं चाहते। इसी तरह अगर आपकी जेठानी उन दोनों को अपने काबू में रखती रही ना, तो आगे चलकर वो दोनों आपको माँ मानने से भी मना कर देंगे। हो गया, पल गए बच्चे। अब उन दोनों को दिशा आपको दिखानी है। अब तक अपने बच्चों को अपनी जेठानी के भरोसे छोड़ने वाली निशा आज अचानक ही उनकी सहेली बनकर उनसे बातें करनी शुरू कर देती है। मम्मी से तो बात करने का टाइम ही नहीं होता सिमरन के पास। कोई बात नहीं, छिपा लो मम्मी से, पर मुझे पता है तुम्हारे क्लास में एक लड़का है जो तुम्हें बहुत पसंद है। तेरे बोलो ना मम्मी, बड़ी मम्मा ने सुन लिया तो। अरे तेरी बड़ी मम्मा ना सिर्फ डांटना जानती है सभी को, तो उनका रहने दे। तेरी दोस्त तो मैं हूँ, मुझे बताया कर अपने मन की बातें। और गोलू, ये ले 15,000 रुपये तेरी क्रिकेट किट के लिए। तुझे चाहिए थे ना क्रिकेट किट, जा जी ले अपनी ज़िंदगी बच्चा। और इस तरह धीरे धीरे निशा अपने दोनों बच्चों को अपनी तरफ करना शुरू कर देती है। कुछ साल बाद दोनों पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। आज पूरे 6 साल बाद नौकरी हासिल करने के बाद गोलू और सिमरन वापस अपने घर लौटते हैं। दोनों को दरवाजे पर देखते ही जयश्री और प्रफुल्ल भागकर उनके पास जाते हैं। कैसी है तू बेटा? मैं अच्छी हूँ बड़ी माँ, मम्मी कहाँ है? मम्मी, तेरी मम्मी कमरे में है बेटा। चलो सिमरन, पहले मम्मी से मिल लेते हैं। बेचारी हमसे मिलने के लिए कितनी बेकरार होगी। और गोलू और सिमरन सीधा अपनी माँ के पास चले जाते हैं। ये सब देखकर कलेजा जलता है कमला जी। क्या कुछ नहीं किया जयश्री ने इन दोनों के लिए। कितने सालों से इनके लौटने का इंतज़ार कर रही थी और ये लौटे तो कैसे। कुछ दिन बाद सभी खाने पर बैठे हुए थे कि सिमरन की शादी की बात निकलती है। ग्रैंड शादी करवाऊंगा मैं अपनी बेटी की, ग्रैंड शादी। बिल्कुल, ऐसी शादी होगी कि सभी देखते रह जाएंगे। बोलना तो नहीं चाहिए भैया, पर ये सब ना बोलने की बातें हैं। अब इनके जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, पर बोलते हैं ऊंची ऊंची। ये इतना कमाते ही कहाँ है कि ग्रैंड शादी कर सके अपनी बेटी की। अरे तो हम है ना। पर आप लोग क्यों ही सिमरन की शादी पर खर्च करेंगे भैया, और किया भी तो उसकी गिनती एहसान में होगी, और एहसान हमें चाहिए नहीं। अरे एहसान किस बात का? भाभी, आप तो अपनी संपत्ति अपने भाई के बच्चों को देकर जाएंगे। बेचारे गोलू और सिमरन की किस्मत में तो उतना ही आएगा जो उनके माँ बाप के हिस्से में है। ये सब क्या बोल रहे हैं पापा? आपने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। मैं जानती हूँ किस स्थिति में आपने हमें बाहर पढ़ाया। यहाँ लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी, पर कोई मदद करने नहीं आया। मदद करने तो आप आए थे। सबकी असलियत जानती हूँ मैं। आप 2 जोड़े में भी भेजोगे मुझे तो वो मेरे लिए ग्रैंड ही होगा। घर के ऐसे माहौल को देखकर प्रफुल्ल और जयश्री अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स को कमला के हवाले कर अपना सामान बांधकर किसी से बिना कुछ कहे घर से निकल जाते हैं।
ये अच्छा है, हम आए और बड़ी माँ चली गई। इतनी जलन हमसे, या फिर शायद सच बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। जल्दी होती तो अपने घर का हिस्सा और फिक्स डिपॉजिट तुम दोनों के नाम नहीं करती। बचपन से उसने तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला, पर जब तुम दोनों लायक बने तो अपनी यशोदा माँ को ही भूल गए। कमला जैसे ही हकीकत गोलू और सिमरन के सामने लाती है, दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स देखकर निशा भी शर्मसार हो जाती है। सभी बिना देर किए स्टेशन पर जाते हैं और जयश्री और प्रफुल्ल के पैरों पर गिर जाते हैं। माफ़ कर दीजिए भाभी हमें, ये हमारे बच्चे नहीं हैं आपके। मान जा बहू। जयश्री गोलू और सिमरन को गले लगा लेती है और आगे पूरे जीवन जयश्री के भतीजा और भतीजी उसके बेटे बेटी होने का फ़र्ज़ निभाते हैं।